दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर पहुंच गए हैं और भारत पहुंचते ही उनका यूं तो भारत अतिथि देवो भव में यकीन रखता है और उसी तरीके से उन्होंने स्वागत भी किया मूसा जमीर का। तनाव के बीच खास एजेंडे को लेकर मुइज्जू के मंत्री विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं, लेकिन क्या उनका रहा यहां पर आने का, जब वो पहुंचे कैसे स्वागत हुआ और किन मुद्दों पर वो अंदर खाने डॉक्टर एस जयशंकर के सामने सफाई रखने वाले हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मालदीव की विदेश मंत्री का भारत दौरा, तनाव के बीच खास एजेंडे से भारत पहुंचे मुइज्जू के मंत्री, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा, क्या रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी? मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की डेडलाइन से एक दिन पहले विदेश मंत्री मूसा जमीर के भारत आने को दोनों देशों के मौजूदा रिश्तों में एक नए मोड़ की तरह देखा जा रहा है। भारत से संबंधों में तनाव के बीच ये उनका भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल भारतीय पर्यटकों से मालदीव आने की अपील कर चुके हैं। इब्राहिम फैसल ने कहा है कि भारत और मालदीव के रिश्तों का इतिहास रहा है। भारत ने भी पहले उनके देश की मदद की है और एक बार फिर दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। दरअसल इसी साल लक्षद्वीप विवाद के बाद भारतीय पर्यटकों के बीच मालदीव बाइकॉट का अभियान चला था और इसके बाद वहां जाने वाले भारतीयों की संख्या काफी घट गई है। जनवरी 2023 में मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में भारतीय रूसियों के बाद दूसरे स्थान पर थे, लेकिन लक्षद्वीप विवाद के बाद जनवरी 2024 में भारतीय पर्यटकों की संख्या घटकर 5वें नंबर पर आ गई। मालदीव की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 30% है, साथ ही उसके 60% विदेशी मुद्रा पर्यटन उद्योग से ही आती है। लिहाजा भारतीय पर्यटकों को अपने यहाँ आने की उसकी अपील को उसकी गिरती अर्थव्यवस्था संभालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही मालदीव के विदेश मंत्री की इस यात्रा को भी भारत से रिश्ते सुधारने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मालदीव की कोशिश ये है कि भारत के साथ संबंध सुधार ले। ये मालदीव की कोशिश नहीं है, ये समय की जरूरत है और मालदीव की अब मजबूरी बन गई है। मालदीव ने उम्मीद की थी कि उसको 2-3 ऐसे विदेशों से जहां से भारत विरोध ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जिसमें तुर्की का नाम सबसे आगे है, उससे मदद मिलेगी, चीन से उसे मदद मिलेगी। लेकिन मालदीव को पता नहीं था कि ये चीजें जितना कहने में अच्छी लगती हैं, जमीन पर उतारना उतना मुश्किल भी दिखाई पड़ता है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। पथिकृत पाइन मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मालदीव को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हिमांशु सर, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि मालदीव को पिछले दिनों में आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, समझा और जाना है। यह वही मालदीव है जिसने भारत को घुड़की देते हुए भारत को कठपुतली बताने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की थी, कठपुतली इजराइल की बताने की कोशिश की थी और बहुत कुछ क्या नहीं बोला था, हम उसका जिक्र यहां नहीं करना चाहते। लेकिन मालदीव सरकार को जब तक एहसास हुआ तब तक समझ में आया कि अब सफाई देने का वक्त है, लेकिन उससे पहले बहुत नुकसान हो चुका था। क्या मालदीव की विदेश मंत्री की इस यात्रा को हम सफाई देने की यात्रा माने, हम भारत के उस नजरिए की एक बार फिर से दोहराने की जरूरत माने, जिसमें भारत अक्सर लोगों के सामने हाथ जोड़ने के बाद दिल फिर से खोल देता है? क्या यह जरूरत है या इस बार मालदीव को वाकई सच्चाई से अवगत कराने की जरूरत आ गई है? दिखाना पड़ता है ना भैया, सच्चाई से अवगत कराना बहुत जरूरी होता है। और जब तक आप आईना नहीं दिखाओगे ना, तो ये छोटे छोटे राष्ट्र आपके ऊपर चढ़ के बैठेंगे। देखिए, इंडिया क्विट, इंडिया आउट तो चला दिया इन लोगों ने। इंडिया आउट चलाने के बाद उनको ये समझ में नहीं आया कि इंडिया के बगैर उनका कोई चारा नहीं है, भारत के बगैर उनका कोई चारा नहीं है। अब जब भारतीय लोगों ने खुद जाके उनके प्रधानमंत्री की जो अवहेलना की गई, जो अपमान किया गया, जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया, उन सबको अपने जहन में लेके वहां जाना बंद कर दिया, तो इनकी शान ठिकाने पे आ गई। अब जाके बुला ले चीनी पर्यटकों को भारतीय पर्यटकों की जगह,
या तुर्की पर्यटकों को बुला लें, कितने आते हैं? देखिए 5 लाख का छोटा सा राष्ट्र है, तो छोटे भाई की तरह भारत हमेशा उसको ट्रीट करता आया। जरूरत के वक्त भारत ने उन्हें पानी भी दिया है, पीने का पानी तक दिया है। यहां तक कि जहां बात होती है, मगर हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि ये 1970 वाला और उससे पहले का भारत नहीं है। आज का भारत अलग है। देखिए भारत भारत है तो भारत भूल तो जाएगा, फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। भारत भूल तो जाएगा। छोटा भाई अगर कोई गलतियां करेगा तो उसको माफ तो कर देगा, मगर भूलेगा नहीं। ये भारत है, और इसी वजह से इनको ये सही तरह से याद दिलाना जरूरी है और समझाना जरूरी है कि भैया ऐसी गलती करोगे तो आप नेस्त नाबूद हो जाओगे। और ऐसे भी जियोग्राफिकली टोपोग्राफिकली अगर हम देखें तो लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि अभी 20 साल का वक्त है उनके पास, 20 साल के बाद तो ये पूरा पानी में जाने वाला है। तो वो 5 लाख की आबादी को भारत में कहीं जगह दे दो, ऐसा कहते हुए भी वो लोग आए थे 2022 में, राजीव जी। अभी ऐसी स्थिति के अंदर इंडिया आउट का कैंपेन तो चला सकते हो आप, मगर क्या भारत की दवाइयों के बगैर आप जिंदा रह सकते हो? क्या भारत की मदद के बगैर क्या चीन आपको जो चीजें जरूरी है वो सब दे देगा? ये सब बातों का उन्होंने ख्याल नहीं किया। और मैं आज बहुत सीधी भाषा में बात कर रहा हूं, आम आदमी को समझ में आए ऐसी भाषा में बोल रहा हूं, और आम आदमी को समझ में आए, और क्योंकि आम आदमी ने ही ये समझा है। जहां पर हम पर्यटकों में नंबर 1 पर रहते थे, 5 पर आ गए। कितना विदेशी मुद्रा वहां जाना बंद हो गया, और वहां वो उगाते क्या है? जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। पथिकृत पायने को मिलाना चाहूंगा, क्योंकि पथिकृत पायने विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पथिकृत जी, इससे पहले इब्राहिम फैसल जो वहां के मंत्री हैं टूरिज्म से जुड़े हुए, वो भारतीयों से अपील कर चुके हैं कि भारतवासी मालदीव पहुंचे। यानी कहीं दर्द है, कहीं कोई ऐसी समस्या जरूर उभरी है जहां भारतीयों की पुरानी तरीके से मदद की जरूरत है, यानी पैसा भारतीयों के जरिए जो टूरिज्म से मिलता है। मूसा जमीर अब यहां पहुंच गए, भारत संबंध सुधारने की कोशिश है, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू अभी भी भारत विरोध पर दूसरी बार जीतकर आ चुके हैं वहां पर। क्या मोहम्मद मुइज्जू अपनी हार्ड लाइनर जो उनकी लाइन ली हुई है, क्या उस पर लगातार बने रहेंगे? ये मंत्री कुछ खास कर पाएंगे क्या? और या फिर भारत अगर पिघल जाता है तो इस बात की क्या गारंटी आपको लगती है कि दोबारा मालदीव ऐसा नहीं करेगा? आप अनम्यूट कर लें खुद को। मैं अनम्यूट हूं जी, अब आवाज आ रही है आपकी। मुझे नहीं लगता कि भारत पूरी तरह से जो संबंध है उसको तोड़ देगा, क्योंकि क्या होता है कि एक अभी सरकार है और इसके जगह कोई और सरकार जब आएगा, ये उम्मीद लगाए जाते हैं कि उनके जो प्रतिपक्ष है वो काफी प्रो इंडिया है। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव कभी ऐसा नहीं होता कि उस देश को पूरी तरह से धराशायी कर दे, लेकिन ये एक लेसन देना, एक मैसेज देना जरूरी होता है कि आप अगर चाहते हो कि हम आपकी मदद करें तो आपके भी ये फर्ज बनते हैं कि आप इंडिया के हितों की नजरअंदाज ना करें। तो ये मुइज्जू जो है वो गो इंडिया, इंडिया गो बैक जो एक स्लोगन लगा के इंडिया क्विट वो करके वो जीता था इलेक्शन, और वहां पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेडिकलिज्म जो है वो काफी हद तक बढ़ गया है और वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया गया है। और इसी वजह से ये जो हार्ड लाइन एक्सट्रीमिस्टिक एक इमेज बना के मुइज्जू तो आ गया, लेकिन खाने के लिए भी आपको तो चाहिए सब चीजें, तो वो इनके पास है नहीं। दूसरी चीज है चीन जो होता है ना, चीन कभी किसी को मदद नहीं करता है, वो आपको उधारी में ऐसे लपेट लेगा, फिर आपसे सब कुछ वो ले लेगा। तो अभी उनका जो हाल है, 42% उनके जो गिर गया है टूरिज्म में, उनकी जो रेवेन्यू आता था। दूसरी चीज है, आप $2 में जो मेडिसिन इंडिया से ले लेते थे, अभी आप कोशिश कर रहे हो वो चाइना या कहीं और से लेने की, वो आपको $100 का पड़ रहा है। तो उनको लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये
बैंक्रप्सी की कगार पे है, देवलिया बनने की कगार पे है। प्रॉब्लम है इनकी एक मानसिकता। तो मुझे लगता है कि जयशंकर जी के साथ जब मुलाकात होगी तो काफी कुछ बहुत सख्ती से एक मैसेज दिया जाएगा। हो सकता है कि वो मैसेज बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये बोला जाएगा कि अगर आप सोचते हो कि आप इंडिया से बेनिफिट लोगे और फिर चाइनीज जो उनके नेवी के जहाज है वहां पे वो बैठे रहेंगे इंडिया के ऊपर नजर रखने के लिए, तो ये होगा नहीं। और दूसरी चीज है कि ये सिर्फ बात टूरिज्म की नहीं है, ये सिर्फ बात एसेंशियल मेडिसिन या दूसरे जितनी भी सारे चीजें वो लेते हैं उसकी भी नहीं है। इसके साथ एक और चीज है, जितने बड़े पैमाने में सरकार, भारतीय सरकार ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है वो कोई नहीं करता, और वो हम गुडविल में किया है, इन गुडविल। और आज जितनी उधारी उनकी है इंडिया के प्रति, तो वो उधारी अगर सरकार, भारत सरकार बोले कि सारा पैसा वापस करो, तो वैसे ही वो डूब जाएगा। 20 साल भी नहीं लगेगा पानी में डूबने के लिए, वो वैसे ही डूब जाएगा। तो मुझे लगता है जो किया जाएगा, एक इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जहां पे हाँ हम शक्ति तो दिखाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं दिखाएंगे कि हमेशा के लिए वो दूर चले जाए। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे लोग हो जो प्रो इंडिया है लेकिन सरकार एंटी इंडिया है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि, देखिए हिंदुस्तान के जो लोग होते हैं वैसे तो वो नरम होते हैं, लेकिन आप उसकी राष्ट्र हित और उनके सेल्फ रेस्पेक्ट पे जब चोट पहुंचाते हो तो वो कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पे भी लोग नहीं जा रहे, जैसे हिमांशु जी ने कहा, लोग नहीं जा रहे। सरकार चाह के भी कल सरकार बोल देगी कि ना जाओ, तो ऐसा नहीं कि लोग चले जाएंगे, उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई संकेत अब तक दिया नहीं गया है। भारत सरकार ने बड़ा एक बैलेंसिंग यहां पर अपनी तरफ से, क्योंकि डिप्लोमेसी इसी की डिमांड करती है। मेजर जनरल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये मोहम्मद नशीद जो पिछले राष्ट्रपति थे उनका प्रो इंडिया रुख समझ में आता है, लेकिन प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति मुइज्जू हैं उन्होंने लगातार इस तरीके के बयान दिए हैं। इंडिया आउट की शर्ट, टी शर्ट पहनकर वो लगातार घूमा करते थे और भारत के खिलाफ एक मुहिम चलाते थे। भारतीय सैनिक जो वहां पर हैं उनको किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट यहां से हटाया जाए, भारत तमाम चीजें उनको दे रहा है। तो ये क्या फौरी तौर पर खुद को बचाने की कोशिश दिख रही है मालदीव की, क्योंकि 60% टूरिज्म से उसकी इनकम चलती है, पेट भरता है, या फिर आपको लगता है मालदीव अभी चीजों को हल्का करना चाहता है, दरअसल वो करना वही चाहता है जो उसने अभी पहले किया है? अनम्यूट कर ले सर अपने को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, आप अनम्यूट कर लें खुद को। अनम्यूट जी आ रही है, आ रही है जी। तो एक्चुअली ये मामला, एक जो डिप्लोमेसी होती है और जो पॉलिटिक्स होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जो मोइजू जो हैं उनको राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने सोचा, जो पहले मेयर थे माले के, वो राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने एक मुद्दा उठा लिया कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करो, और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने के बाद में वो जीत गए इसमें, लोगों की भावनाओं को भड़का करके, जो लोग इसमें थे। अब जीतने के बाद, जीतना और गवर्नमेंट चलाना दो बड़ी चीजें हैं। ये तो एक हुआ ही है कि जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो गए लक्षद्वीप में, तो उनका जो है इंडिया की तरफ से टूरिज्म खत्म हो गया। जो ईजी माई ड्रो ट्रिप है उन्होंने एकदम सारी कैंसिल कर दी, 42% जो ये हो गया। ये तो एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि इंडिया की बहुत सारी, जैसे पहले भी बोला, हिमांशु जी ने भी बोला कि हमने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, उनको ट्रेनिंग भी हम देते हैं, पुलिस की ट्रेनिंग भी देते हैं, सारी चीजें चलती हैं। और ये जो सैनिकों की बात आ रही है, जो 88 सैनिक हैं, ये 2008 में जब वहां पर एक सरकार आई थी नहीद की, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे को ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, सिक्योरिटी के लिए और जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप ये 2 जहाज और 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए गए थे, जो कि हम वहां पे मेंटेन कर रहे थे। उसके लिए हमारे 88 सैनिक वहां पे थे। तो अब उन्होंने ये मुहिम चलाया कि ये हमारी उसमें इंटरफेरेंस है, और इसको देखते हुए ये कह रहे हैं कि इनको वापस किया जाए। तो वो वापस जरूर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह में जो सिविलियन है, टेक्निकल आदमी, वो जा रहे हैं जो कि काम करेंगे। यही बातचीत अभी होने जा रही है। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं उनके साथ यही बात होगी। और ये 3 मई को भी एक मीटिंग हुई थी
तो हमारा जो लास्ट वहां पे लोग हैं वो 10 तारीख को आ जाएंगे और 5th मीटिंग भी एक होने वाली है बायलैटरल। हमारे और मालदीव के काफी मुद्दे जुड़े हुए हैं। एक सागर जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन, जो इस रीजन के अंदर में है, वो एक बहुत बड़ा अभियान चलता है। हमने उनको वैक्सीन दी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसको मालदीव अच्छी तरह से जानता है कि इंडिया के बिना उनका गुजारा नहीं है, और हार्ट टू हार्ट वो कोई इंडिया के अगेंस्ट में भी नहीं है। जब 2008 में सबसे पहले वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, उससे पहले तो तानाशाही थी, तो उस समय ही वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया से मदद मांगी थी और वो मदद दी गई थी और बड़े अच्छे रिलेशंस थे। फिर 2013 में जब से ये चाइना ने जो B&R प्रोजेक्ट चलाया है, जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, इस चक्कर में हमारे जो उनके एंटी इंडिया सेंटीमेंट भर दिए। और जो दूसरे जो प्रेसिडेंट उसके बाद में आए, तो उन प्रेसिडेंट ने जो यामीन थे, उन्होंने एक एंटी इंडिया स्टैंस रखा। और उस समय भी 2018 से पहले भी कहा था कि इनको वापस किया जाए, लेकिन 2018 में जब सोली की गवर्नमेंट आई, जब वो प्रेसिडेंट बने जिनका प्रो इंडिया स्टैंस था, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। और सोली के दौरान में बड़े अच्छे संबंध रहे और वो संबंध बढ़ते ही गए। और इस चीज को ये अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि हम काफी उनको लोन भी दे चुके हैं। $500 मिलियन का दिया है अभी लोन, पहले भी उनके पास में लोन दिया हुआ है। तो उनकी इकोनॉमी के और देश को चलाने के लिए कि हिंदुस्तान आज डिप्लोमेटिकली जो जवाब आते हैं वो जवाब वो नहीं होते जो एक मास चाहता है, वो बहुत सधे हुए होते हैं। भारत की इस यात्रा के बाद आपको क्या उम्मीद है, भारत किस तरीके का रुख अपना सकता है? देखिए, भारत हमेशा एक पॉजिटिव रुख रखेगा। वो इसलिए कि अगर हम इनके साथ में पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो ये चाइना की गोद में बैठ करके चाइना का चलिए ठीक है। हिमांशु सर आप अगर मुझे सुन रहे हैं, हिमांशु सर आप अगर अगली गवर्नमेंट आती है जी तो उसको प्रो इंडिया गवर्नमेंट होगी तो फिर मधुर संबंध बन जाएंगे जी, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हिमांशु सर, भारत का रुख आपको कैसा लगता है, क्या होगा भारत का रुख? मैं तो बड़ा सीधा मानता हूँ, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी विल बी अप्लाइड as Parikrit said, it's very clear। क्योंकि आप श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए। देखिए, श्रीलंका में भी एक हार्बर को चाइना ने, हम्बनटोटा में चाइना ने अपनी बेस बना ली। फिर क्या हाल हुआ? चाइना के अंदर घुसने के बाद चाइना का क्या हाल हुआ? उसको बाहर निकालने के लिए भारत को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ा। और जो भारत दर्शा चुका है विश्व को, मालदीव को ये पता है कि भारत ही हमारा सपोर्ट करेगा और भारत के अलावा हमारा कोई चारा नहीं है। मगर आप गुस्ताखी के ऊपर गुस्ताखी करते जाओगे, आप कोई भी प्रकार का रिकंसिलिएशन चलिए इसी पर, क्योंकि समय कम है सर, गुस्ताखी पर गुस्ताखी। एक जहाज को अपने यहाँ मालदीव ने रुकवाया, भारत ने एतराज किया, मालदीव ने कहा ये तो ऐसा ही जहाज है, लेकिन उसके डाटा का इस्तेमाल चीन कैसे कर सकता है, नोबडी नोज। पथिकृत पायने, क्या भारत का रुख होगा इस बातचीत के बाद, आपका क्या कहना है संक्षेप में? देखिए, मोदी जी ने सिर्फ लक्षद्वीप में बैठ के इनका पूरा इकोनॉमी आधा डुबा दिया मालदीव का। तो अगर अभी कुछ बोलेंगे तब तो पूरा डूब जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो, जैसे मैंने कहा, कैरेट एंड स्टिक, हालांकि अभी तक मालदीव के खिलाफ भारतीय सरकार ने कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप देखेंगे कुछ एक्शंस लिया है, लेकिन ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि रिश्ता बेहतर किया जाए। लेकिन कुछ बंद दरवाजे के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ सख्ती से कुछ बोला जाएगा आज, जो इनको याद रहेगा कई दशकों तक। तो मुझे लगता है अभी आने का जो सिलसिला है जारी रहेगा। लाउडर देन वर्ड से बात आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा, वो तस्वीरों ने बहुत तेज जवाब मालदीव तक पहुंचा दिया। और आज उम्मीद है डॉक्टर एस जयशंकर, जो बाहर बहुत नर्म भाषा में बात करते हैं, वो डिप्लोमेटिकली मालदीव को समझाने में कामयाब जरूर रहेंगे कि उसको आगे संबंध किस तरीके से आगे बढ़ाने चाहिए और वर्तमान हालत के लिए दरअसल जिम्मेदार कौन है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों जुड़े मेरे साथ चर्चा में। मालदीव और भारत के संबंधों पर आपने बात सामने रखी।